द थर्ड आई पर निरंतर रेडियो प्रस्तुत करती है ऑडियो डॉक्यूमेंट्रीज, जहां हम रिकॉर्ड करते हैं वो आवाजें, जर्नी, अनुभव और ज्ञान जो हमें ध्यान से दोबारा सुनने को कह रहे हैं। अगर रिकॉर्डर किसके आगे रखूं, ये अहम सवाल बन जाए, तब बनती हैं द थर्ड आई की ऑडियो डॉक्यूमेंट्रीज। आप ध्यान से सुन रहे हैं ना? इस एपिसोड में मिलते हैं मेनका राव से, जो बात कर रही हैं अबॉर्शन यानी गर्भपात की, जो करने की कानून अनुमति देता है, पर दस्तावेज से निकालकर जब इसको अनुभवों में, मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट्स और कोर्ट केसेस में देखें तो अबॉर्शन की एक अलग तस्वीर नजर आती है। चलिए सुनते हैं। हेलो, मेरा नाम मेनका राव है। मैं एक पत्रकार हूँ और गर्भपात के मुद्दे पर काम करती हूँ। एक वकील जो कोर्ट में अबॉर्शन के केसेस हैंडल कर रहे थे, उन्हीं को फॉलो कर रही थी। उन्होंने मुझे 20 साल की एक लड़की से मिलवाया। वो लड़की एक स्टूडेंट थी। जब वो लड़की प्रेग्नेंट हुई, उसने एक डॉक्टर से संपर्क किया। वो डॉक्टर ने उसे अबॉर्शन की गोलियाँ दी, लेकिन डॉक्टर ने ये चेक नहीं किया कि उसकी अबॉर्शन पूरी तरह से हुई थी कि नहीं। नतीजा, स्टूडेंट की प्रेगनेंसी चलती रही और उसे पता भी नहीं चला। 26वें हफ्ते, मतलब लगभग 7वें महीने में, उसे समझ आया कि वो अभी भी प्रेग्नेंट है। उसने उसी वक्त अबॉर्शन करने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर्स ने इनकार कर दिया। कोर्ट ने उसकी दलील रिजेक्ट कर दी क्योंकि वो कानूनी रूप से 24वें हफ्ते के डेडलाइन वाले नियम को पार कर चुकी थी। कभी कभी व्हाट्सएप पर मेरी उसकी बात हो जाया करती थी। उस स्टूडेंट को अपनी प्रेगनेंसी को जारी रखना पड़ा, ये मानकर कि वो बच्चे को गोद दे देगी। वो डिलीवरी के समय होने वाले दर्द को लेकर बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। कितना बुरा होता है ये, कब उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों में वो परेशान थी कि उसके कपड़े टाइट हो रहे थे। वो ये नहीं चाहती थी कि उसके घर वालों को उसके बारे में पता चले। वो बस यही चाहती थी कि ये सब जैसे भी हो ख़त्म हो जाए। जब उसकी डिलीवरी होने वाली थी, उस समय उसकी मदद के लिए कोई नहीं था। उसकी दोस्त शहर के बाहर थी। आखिरकार दर्द में तड़पते हुए उसने मुझे फ़ोन किया। हॉस्पिटल में वो ना बिस्तर पर बैठ पा रही थी, ना लेट पा रही थी। सोशल वर्कर को बुलाया गया क्योंकि बच्चे को एडॉप्शन के लिए देना था। स्टूडेंट दर्द में थी और सोशल वर्कर ने कहा, बच्चे दर्द तो होता है, हम लोग दुनिया में ऐसे थोड़ी आ जाते। सोशल वर्कर इस बात पे अड़ी थी कि स्टूडेंट के साथ कोई रिश्तेदार चाहिए जो गवाह दे सके। उस व्यक्ति का आधार कार्ड भी चाहिए था। लेकिन लड़की ने कहा कि वो अपने परिवार वालों को नहीं बता सकती क्योंकि उसके घर वाले उसकी पढ़ाई रुकवा देंगे। सोशल वर्कर ने कहा, बच्चे दुनिया का सामना करना सीखो। शुक्र है कि ये ड्रामा बहुत लंबा नहीं चला, क्योंकि उस लड़की की डिलीवरी लगभग होने वाली थी। मैटरनिटी वार्ड में मैंने देखा कि रेसिडेंट डॉक्टर गर्भवती महिलाओं को बच्चे कहकर बुला रहे थे, चाहे वो महिला कितनी भी उम्र की हो। स्टूडेंट दर्द से अपनी माँ के लिए चिल्ला रही थी, मम्मी मुझे घर जाना है। अंत में एक सीनियर डॉक्टर आई और उन्होंने उसे शांत किया। सीनियर डॉक्टर ने उस लड़की को कहा कि ज़ोर से सांस लो और बच्चे को बाहर निकालो जैसे पॉटी करते हैं। आखिरकार बच्चा पैदा हो गया। नर्स ने मुझे बुलाकर बच्चे के लिए कपड़ा लाने को कहा। अनजाने में मैं उस लड़की की अटेंडेंट बन गई थी। वो एक गोल मटोल सी प्यारी सी लड्डू जैसी बच्ची थी। नीले रंग के कपड़े पहने हुए एक डॉक्टर बच्ची को गोद में लेकर खड़ी थी। मेरा मन हुआ कि मैं उसको छू लूँ, पर मैंने उन्हें बताया कि बच्ची को एडॉप्शन के लिए ले जाएंगे। वह रेसिडेंट डॉक्टर थोड़ी निराश हुई और वो धीरे धीरे बच्चे को छूने लगी। बच्ची ने उसकी उंगली पकड़ ली। मैं सोचने लगी, बच्चा कौन, औरत कौन। आप सुन रहे हैं निरंतर रेडियो पर अबॉर्शन या गर्भपात और उससे जुड़े तमाम मुद्दे पर आधारित ये एपिसोड, बच्चा कौन, औरत कौन। अबॉर्शन हमें यौनिकता के बारे में क्या बताता है, ये जानना ज़रूरी है।
औरतें सिर्फ अपनी अबॉर्शन की कहानी नहीं बताती, बल्कि वो शरीर के साथ अपने रिश्ते, अपने यौन अनुभवों, घरेलू जीवन और अपने चॉइसेस, इन सब के बारे में बात करती हैं। इसके अलावा एक कहीं ज़रूरी सवाल है, सुरक्षित अबॉर्शन का अधिकार किसे मिलता है? किस हद तक वो विक्टिम नज़र आनी चाहिए? यह सवाल अभी भी मौजूद है हमारे समाज में, मेडिकल सिस्टम में और कानून में। हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। मुझे 2024 में पुलित्ज़र सेंटर का ग्रांट मिला अबॉर्शन और अबॉर्शन के मुद्दे पर काम करने के लिए। अबॉर्शन के बारे में रिपोर्ट करने मैं भारत के कई राज्यों में घूमी हूँ, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और दिल्ली। जब मैं अबॉर्शन की कहानियाँ ढूंढने निकली तो मुझे ऐसी महिलाएं मिली जिनकी कहानियाँ सुनकर 80 और 90 के दशक याद आ गए, जब अबॉर्शन करवाना बहुत मुश्किल काम होता था क्योंकि ये हर जगह उपलब्ध नहीं था। तकनीक अभी बहुत आगे बढ़ चुकी है। महिलाएं मार्केट से अबॉर्शन की गोलियां खरीद सकते हैं, जिससे काम हो जाता है, जिसे गेम चेंजर माना गया है। स्टडीज़ ये दिखाती है कि 70% महिलाएं अपना अबॉर्शन खुद से ही हैंडल कर लेती है घर में। पर आज भी ये ग्रे जोन ही है जो महिलाओं को इसे छुपकर कराने पर मजबूर करता है। जिन महिलाओं से मैंने बात की वो कहती थी कि बच्चा रुक गया और फिर मैंने सफाई करवा दी। यहाँ बच्चा शब्द का कोई भारी भरकम अर्थ नहीं है। जितना मैं समझ सकी, महिलाएं चाही और अनचाही प्रेगनेंसी में फ़र्क बहुत साफ साफ समझती हैं। जब वह अबॉर्शन की बात कर रही होती है तब बच्चा शब्द में किसी तरह का भावनात्मक खिंचाव नहीं है। महिलाएं इन अनुभवों के बारे में बात करने को उत्सुक थी, शायद इसलिए कि उन्हें इस बारे में बात करने का मौका ही नहीं मिला। गर्भपात पर बातचीत करते करते उनके अपने जीवन पर बात करने का भी रास्ता खुल गया। मैं अपना कहानी थोड़ा बताऊं? चांदनी से मेरी मुलाकात एक एनजीओ में हुई। वो एनजीओ बहुजन लोगों के साथ काम करती है। चांदनी उसका असली नाम नहीं है। वो मुझसे बात करने के लिए राज़ी हो गई, लेकिन वो ये नहीं चाहती थी कि उसकी आवाज़, उसका पहचान और उसका नाम कहीं बाहर आए। इसलिए इस पॉडकास्ट में हम चांदनी के लिए वॉइस ओवर आर्टिस्ट की मदद ले रहे हैं। इस पॉडकास्ट में सारी औरतें जो अपने अबॉर्शन के बारे में बात कर रही हैं, उनके नाम बदल दिए गए हैं। तो जैसे मैं शादी होकर गई थी तो मतलब सेक्स के ऊपर उतनी ज़्यादा बात नहीं हुई थी। पता था कि महिला पुरुष में होता है करके। मैं जानना चाहती थी कि वो अपने पति से कैसे मिली। शादी के पहले कभी उसने निजी अनुभवों के बारे में बात की? मुझे जब पहली बार यह हुआ तो मेरा मतलब कि वही फील ही नहीं हुआ कि मैं फिर से ऐसा करूं। वो मेरे लिए बहुत ही दर्दनाक था। जब मैंने कुछ लोगों को बताया तब लोगों ने कहा कि नहीं, जब ऐसे ऐसे संबंध बनाते हैं तो तुम एंजॉय करोगी, तब वो ठीक लगेगा। तब बाद में ठीक लगा। अभी भी कभी कभी मुझे ठीक नहीं लगता है, और जब वो जिद करते हैं तो मतलब ऐसा लगता है कि क्या करूं, अपने आप को ख़त्म कर दूं, या फिर मतलब क्या बोलूं, किसको चिल्लाऊं, क्या करूं, ऐसा लगता है। थोड़ा सा उनको मुझे भी समझना था, पर वो टाइम ही नहीं दिए और उनको हड़बड़ी रही। जब पहली बार था तो ऐसा लग रहा था कि कुछ लकड़ी है जो मेरे भीतर घुस रहा है, ऐसा लग रहा था। अच्छे से मैं बैठ भी नहीं पा रही थी, तो वैसी परिस्थिति थी। और शादी के पहले भी बात हुई? हाँ, नहीं। आपके साथ क्या हुआ? आपको उसका होश नहीं था तब? हाँ, नहीं था। ठीक है, ऐसे में अपने आप को संभाल ही नहीं पाई थी कि अब शादी हो गया है तो फिर ऐसे ऐसे होगा, तो फिर लेकिन फिर बच्चा हो जाएगा, उसका मतलब ये होगा, ये नहीं पता था। उसने कहा कि उसका प्यार या शादी करने का कोई इरादा नहीं था। मैं बोलती थी कि मैं शादी नहीं करूँगी। मेरी जो दोस्त थी उसका बॉयफ्रेंड था, तो वो ना लगातार जैसे मोबाइल पर घंटों घंटों बात करना, तो मेरा तो उस समय नहीं था उस टाइम पे कोई, तो मैं बात ही नहीं करती थी। जब वो बड़ी कक्षा की पढ़ाई के लिए शहर गई थी तब वो बस यही चाहती थी कि एक अच्छी नौकरी मिल जाए और वो खुद स्वतंत्र हो जाए। जब मैं 12वीं पूरा करके यहाँ आई तो फिर कंप्यूटर कोर्स कर रही थी। तब वो मेरे पीछे पीछे चले आते थे। वह बाद में बताया
कि जब हमने किराए का रूम बदला था तो वो वहाँ भी आते थे। यहाँ चांदनी अपने पति के बारे में बात कर रही है। फिर उसने मुझे मोबाइल दे दिया ख़रीद कर, बात करूँगा करके। मतलब वह बोलता था कि आई लव यू बोलता था। तो फिर मतलब मैं पूछती थी लोगों से कि यह प्यार का क्या मतलब होता है। इन सब मामले में मैं अपने फ्रेंड लोगों से भी ज़्यादा बात ही नहीं की थी और ना ही कोई मेरे से इन सब चीज़ों पे बात करती थी। उनको हड़बड़ी थी शादी करने की, मुझे शादी करने में कोई हड़बड़ी नहीं था। तो वो बहुत ज़्यादा फोर्स किए, ऐसा करूँगा मतलब तुम अपने माँ बाप के साथ बात नहीं करोगी तो मैं सीधा अपने माँ बाप को लेकर आ जाऊँगा, ऐसा करके। मैंने भी सोचा कि ये मुझे इतना चाह रहा है तो उसने माना कि उसे अच्छा लग रहा था कि कोई उसे चाहता है, लेकिन कभी कभी उसे ये भी लगता था कि जब तक वो शादी के लिए तैयार होती उसके पहले ही उसे शादी की तरफ धकेल दिया गया। 2016 में शादी के 4 महीने बाद वो प्रेग्नेंट हो गई और वो इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं करना चाहती थी। शादी के उन 4 महीनों में वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसे साफ साफ दिख रहा था कि उसका अपने शरीर और अपनी ज़िंदगी पर से कंट्रोल पूरी तरह से छूट रहा है। उसने महसूस किया कि उसके ससुराल वाले और पति कोई उसे समझ नहीं रहे। वो अपने दोस्त के साथ अपने शहर के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज गई। जब हम वहाँ पहले गई तो उन्होंने साफ मना कर दिया। बोला बहुत मुश्किल से बच्चा होता है, तो ऐसे वैसे करके कुछ ना कुछ बोल दिया। मैंने कहा कि मैं तैयार नहीं हूँ और अभी ऐसा करके मुझे नहीं चाहिए बच्चा। फिर उन लोगों ने बोला कि इसके लिए आपको अपने पति को भी बुलाना होगा। तो उनको क्यों बुलाऊं ना, वह तो चाहेगा ही बच्चा। हॉस्पिटल की इस घटना से उसका ट्रॉमा और बढ़ गया। बाद में उसकी दोस्त ने अपने पहचान की एक डॉक्टर से अबॉर्शन की गोलियां हासिल की और इस तरह से उसने अपना अबॉर्शन किया। मैंने कामगारों के अधिकार पर काम करने वाली और छत्तीसगढ़ महिला मुक्ति मोर्चा की नेता सरस्वती साहू से अबॉर्शन की उपलब्धता की कमी के बारे में बात की। तो लागू करे ना, संविधान में तो है, उसको लागू करे कि भाई आप किसी से संबंध बना सकते हो, आप कहीं अबॉर्शन करवा सकते हो। तो वो नहीं चाहते कि अस्पताल में भीड़ लगे, ना ही ऐसा भी नहीं चाहते कि महिला आज़ाद होके अपना यौन संबंध बनाए। हर लड़की प्रेम कर रही है लेकिन वो संबंध ही नहीं बना पाती क्योंकि वो डर है उसे। अगर कॉन्डोम करोगी तो कॉन्डोम का भी कोई गारंटी नहीं है। उसका जो बॉयफ्रेंड है वो भी बोलेंगे भैया, कभी बोलेंगे ठीक है चलो मेरे से शादी कर लो, हम बार बार क्यों ऑपरेशन करवाएं आपका, शादी करो चलो। ये भी दबाव तो बनाते हैं ना। तो कहीं ना कहीं महिला को कंट्रोल करने की बात है अगर ये सब चीज़ लागू नहीं हो रहा है। अबॉर्शन सिर्फ कानूनी नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के 2022 के जजमेंट के मुताबिक यह एक मौलिक अधिकार भी है। दस्तावेज़ों को देखें तो उसमें लिखा है कि आम परिस्थितियों में एक महिला प्रेगनेंसी के 20वें हफ्ते तक अबॉर्शन कर सकती है और विशेष परिस्थितियों में यह डेडलाइन 24वें हफ्ते तक बढ़ा सकते हैं। विशेष कारण है महिला का बलात्कार पीड़ित होना, नाबालिग होना, किसी तरह की विकलांगता होना या पार्टनर के साथ संबंधों में बदलाव आ जाना, जैसे विधवा होना या संबंध टूट जाना। कानून का नाम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट या एमटीपी एक्ट है। कानून के हिसाब से मेडिकल बोर्ड को इन कारणों को नज़र रखते डिसीजन लेना चाहिए। इसके बावजूद मतलब कानूनी दायरे में होने के बाद भी महिलाओं को अनुमति के लिए अदालतों का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। मतलब कि ये अबॉर्शन कानूनी मिल जानी चाहिए थी, पर डॉक्टरों ने मना किया। इसके साथ ही देश में अबॉर्शन की मंजूरी या नामंजूरी को लेकर अलग अलग अदालतों के फैसलों में इनकंसिस्टेंसी देखने को मिलती है। साल 2019 से 2024 तक भारत के हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अबॉर्शन के लिए लगभग प्रत्येक 10 में एक दलील को रिजेक्ट किया है। ये जानकारी पुणे स्थित इंडिया लॉ सोसाइटी के सेंटर फॉर हेल्थ इक्विटी एंड पॉलिसी यानी सी हेल्प की एक हाल ही में हुई स्टडी से सामने आई है। मैंने अनीमा अंजुरे से बात की। अनीमा पेशे से वकील है और सी हेल्प के साथ काम करती हैं। वो सी हेल्प की उस रिपोर्ट के लेखिका में से एक है जिसमें 1000 से ज़्यादा अबॉर्शन के कोर्ट के मामलों की एनालिसिस की। इसमें ज़्यादातर मामले 24 हफ्तों के बाद तक प्रेगनेंसी से जुड़े थे या पॉक्सो के अंतर्गत 18 साल से कम उम्र की किशोरी के साथ बलात्कार से जुड़े थे। We have seen that medical board का जो भी रिपोर्ट होता है ना, that's like really relied upon.
So they also हमने live in केसेस में देखा until है of कि मेडिकल बोर्ड की जो रिपोर्ट होती है उस पर कोर्ट का फैसला बहुत निर्भर करता है। तो इसको मेडिकल पैटर्नलिज्म कहेंगे। माने कि डॉक्टर और मेडिकल प्रोफेशनल्स ही तय करते हैं कि पेशेंट के लिए क्या बेहतर है। मतलब वो बोल देंगे कि मेडिकली इतना ज़रूरी नहीं है तो अबॉर्शन इस वजह से नहीं देना चाहिए, या भविष्य की प्रेगनेंसी में दिक्कत आएगी तो मत दो, या बोल देंगे कि कोई मानसिक बीमारी नहीं है इसीलिए अबॉर्शन देना ज़रूरी नहीं है। और कभी कभी कोर्ट्स इन मेडिकल रिपोर्ट्स पे बहुत भरोसा करते हैं। पर मैं ये भी नहीं कहना चाहती कि कोर्ट का फैसला सिर्फ मेडिकल बोर्ड की जांच पर निर्भर करता है। कोर्ट खुद पितृसत्तात्मक सोच रखता है। वो बहुत फैमिलियल आइडियोलॉजी रखता है। मतलब ये सोच लेना कि हर औरत प्रेग्नेंट होना चाहती है और सारी औरतें माँ बनना चाहती हैं, ये एक बहुत ही पेट्रियार्कियल सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है औरतों को लेके। कहीं ना कहीं कोर्ट्स भी सोसाइटी के अंदर फंक्शन करते हैं और उन चीज़ों से अफेक्ट भी होते हैं। जैसे हमने एमटीपी एक्ट बनाया कि अगर आप इन पर्टिकुलर चेक बॉक्सेस में फिल करते हैं तो आपको अबॉर्शन दिया जा सकता है। बट अगर आप किसी और रीजन की वजह से आ रहे हैं या आप अपना रीजन प्रूव नहीं कर पा रहे हैं तो आपको अबॉर्शन हम नहीं दे सकते। तो कौन है जो अबॉर्शन की एकदम योग्य? कौन है परफेक्ट विक्टिम? जाहिर है कि 20 साल की वो स्टूडेंट जिसके बारे में मैंने पहले बात की थी, वो इसमें फ़िट नहीं बैठती। भले ही उसने अबॉर्शन प्रेगनेंसी की बहुत शुरुआत में करने की कोशिश की और उसके डॉक्टर ने जताया कि उसका अबॉर्शन पूरा हो चुका था, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। कोर्ट की नज़र में वो परफेक्ट विक्टिम शायद नहीं थी। तो हम जो अभी डिस्कस कर रहे थे कि सेक्स को लेके सेक्स को लेकर अभी भी चुप्पी है। एक ऐसा विषय जिस पर बात ही नहीं कर सकते। कुछ केसेस में जहाँ पर औरत का मैरिटल स्टेटस यानी वैवाहिक स्थिति बदल गई है कि आप पहले शादीशुदा थे लेकिन अब आप विधवा हैं या अब आपने डिवोर्स ले लिया है, तो ऐसे समय में कोर्ट अबॉर्शन की मंजूरी देता है। क्योंकि उनको समझ में आता है कि अगर पार्टनर नहीं रहा है आपका या फिर आपका सेपरेशन हो गया है तो वो आपको अफेक्ट करेगा डिफरेंट तरीकों से एंड मे बी आप बच्चा अच्छे से रेज नहीं कर पाओगे। वहां पे वो लेजिटिमाइज करते हैं, वहां पे उनको वो इंसान एक विक्टिम जैसे दिखता है। बट इन द सेम लेकिन उसी जगह अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, मान लीजिए आपका ब्रेकअप हो गया या आप एक कंसेंशुअल रिश्ते में थी जहाँ दोनों की हाँ थी, लेकिन अब आप वो बच्चा नहीं चाहती, तब हमने ये देखा है कि कोर्ट ने काफ़ी खराब भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा है कि सेक्स का नतीजा है प्रेगनेंसी और आपको ये पता था, इसीलिए हम आपको अबॉर्शन की मंजूरी नहीं दे रहे। और फिर उसको बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी उसकी गैर जिम्मेदारी के बारे में, लेकिन वहाँ पर कोई भी उस पुरुष की जिम्मेदारी गैर जिम्मेदारी के बारे में बात नहीं करेगा। मतलब शुरुआत से ये मान्यता है कि औरत को तो सेक्स करना ही नहीं चाहिए, ये बहुत ही बुरी चीज़ है। और अगर उसने सेक्स के लिए हाँ कर दी शादी वाले रिश्ते के बाहर, तो वो उसकी गलती है, उसकी उसे सज़ा मिलेगी, और वो सज़ा है प्रेगनेंसी। और यही है ना कि अगर आप पितृसत्ता के दायरों में नहीं चलेंगे तो समाज का हर ढांचा आपको सज़ा देगा। उसमें आपकी मेडिकल सिस्टम भी आ गई, उसमें कोर्ट भी आ गए और उसमें परिवार भी आ गया। अगर प्रेगनेंसी 24 हफ्ते से ऊपर गई तो अबॉर्शन की अनुमति की कोई गारंटी नहीं। कानून के अनुसार इस समय एक ही स्थिति में अनुमति मिल सकती है, वो है असामान्य भ्रूण की स्थिति या फीटल अबनॉर्मैलिटी। 2019 से 2024 के बीच अबॉर्शन के जुड़े 32% मामले फीटल अबनॉर्मैलिटी के आधार पर थे। इनमें अधिकांश मामलों में अदालतों ने अबॉर्शन की अनुमति दी है। सिग्निफिकेंट फीटल एबनॉर्मलिटी के बेसिस पे आप अबॉर्शन अलाउ कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप एक वैल्यू जजमेंट बना रहे हो। आप एक मत अवलोकन कर रहे हैं कि इससे बुरा तो किसी महिला के साथ कुछ हो ही नहीं सकता। इस केस में तो हमें अनुमति देनी चाहिए क्योंकि इसका असर उस औरत पर भी बहुत बुरा पड़ेगा। हमने हमारी रिपोर्ट में इसको क्रिटिक किया है, बाकी जगहों पर भी इसकी आलोचना हुई है। कैसे, मैं थोड़ा खोलती हूँ। यहाँ पर हम डिसेबिलिटी राइट की बात कर सकते हैं, लेकिन मैं डिसेबिलिटी राइट के साथ साथ इस तरीके से भी इसको देख रही हूँ। एमटीपी एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2021 का अमेंडमेंट आया ही इसीलिए था क्योंकि ये जो अनॉमलीज यानी असामान्यता का जो टेस्ट होता है
वो प्रेगनेंसी के 20 हफ्तों के बाद ही होता है। मतलब भ्रूण में कोई असामान्यता है तो वो आपको 20 हफ्ते के बाद ही पता चलेगा। तो इसीलिए 24 हफ्ते के बाद भी अबॉर्शन अलाउ किया जाता है इन केसेस में। पर मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर इस केस में अलाउ कर रहे हो तो बाकी केसेस में भी अलाउ करना चाहिए। ये वैल्यू जजमेंट क्यों है कि अगर असामान्यता है तो आप अबॉर्शन ले सकते हैं, पर बाकी कोई वजह काफ़ी नहीं है अबॉर्शन लेने के लिए। हम जब कहते हैं कि परिवार और माँ बनना ये बहुत सीक्रेट, बहुत अनोखा है, तो इस संरचना में सबसे बुरी चीज़ जो औरत के साथ हो सकती है वो ये है कि वो माँ बनना चाहती है, पर उसकी कोख में जो बच्चा है उसमें असामान्यताएं हैं, अनॉमलीज हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम औरतों के दर्द को कैटेगरी में बांट रहे हैं कि कौन अच्छी औरत है, कौन बुरी औरत है। तो ये सिर्फ कानूनी कैसे हुआ, ये सामाजिक है। इसको एक नारीवादी नज़रिए से, एक राजनीतिक नज़रिए से देखना बहुत ज़रूरी है। और समाज के हर स्टेक होल्डर को सोचना होगा कि उनकी कौन सी सोच इस कानून को प्रभावित करती है। आखिरकार एक अनचाही प्रेगनेंसी अनचाही है, सिंपल। मतलब हम एक पोटेंशियल लाइफ यानी संभावित जीवन के सामने एक वास्तविक जीवन जो उस औरत का है उस सवाल से जूझ रहे हैं। और किसी भी स्थिति में वास्तविक जीवन मतलब महिला का जीवन, उसका अधिकार मायने रखता है। अगर वो अबॉर्शन करवाना चाहती है तो उसे वो अधिकार होना चाहिए, चाहे कोई भी वजह हो। क्या अनचाही प्रेगनेंसी मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है? इस सवाल को सुनकर ही हंसी आती है। अक्टूबर 2023 में एक 26 साल की औरत विधवा हो गई। शादी के सिर्फ 8 महीने बाद ही एकदम अचानक से उसके पति की मौत हो गई। कोर्ट के रिकॉर्ड में उसका नाम आर है। कोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार पति के मौत के बाद पता चला कि वो 20 हफ्ते प्रेग्नेंट थी, मतलब लगभग 5 महीने का गर्भ है। जब वो अपने मायके वापस लौट आई तब उसने तय किया कि वो अपनी प्रेगनेंसी को ख़त्म करना चाहती है, पर तब तक दिसंबर हो चुका था और वो गर्भपात के 24 हफ्ते के कानूनी डेडलाइन को पार कर चुकी थी। वो दिल्ली हाई कोर्ट गई और फिर उसका केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। अगर संक्षेप में बताओ तो कोर्ट ने उसे मेडिकल बोर्ड के पास भेजा। बोर्ड का कहना था कि सुसाइड के विचार से जूझ रही थी। अपनी काउंसलिंग में आर ने कहा कि मन उदास होता है, कभी कभी ऐसे सोच आते हैं कि जीना बेकार है, किसी से बात करने का, काम करने का मन नहीं होता। डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि डिलीवरी के बाद भी डिप्रेशन बना रह सकता है और बल्कि बढ़ सकता है, पर उसी के साथ ये भी लिखा कि अबॉर्शन उसके भविष्य की प्रेगनेंसी को प्रभावित कर सकता है। वो मांग रही थी अबॉर्शन, कह रही थी मैं डिप्रेशन में हूँ, और डॉक्टर को चिंता थी भविष्य की प्रेगनेंसी का। कोर्ट ने अबॉर्शन की उसकी दरखास्त को ठुकरा दिया। आखिरकार उस महिला को बच्चा पैदा करना पड़ा और बाद में उस बच्चे को उसने गोद दे दिया, जैसे कि प्रेगनेंसी झेलना कोई आम बात हो। अनीमा कहती है कि मानसिक स्वास्थ्य को देखने का हमारा दायरा बहुत छोटा है। कोर्ट और डॉक्टर ज़्यादातर मानसिक बीमारी की बात करते हैं, मानसिक सेहत की नहीं। जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या WHO कहता है कि मानसिक स्वास्थ्य का मतलब है ऐसी स्थिति जिसमें इंसान तनाव को संभाल सके, अपनी क्षमताओं को पहचान सके, सीख सके, काम कर सके और समाज में योगदान दे सके। ये जो डिस्कनेक्ट है बिटवीन द मटेरियल सर्कमस्टेंसेस ऑफ द वुमन, एक महिला के लिए जो मटेरियल सर्कमस्टेंसेस हैं, माने कि वास्तविक परिस्थितियाँ, जैसे वो कहाँ रहती है, वो बच्चा चाहती है कि नहीं, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, ये सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करके हम बोल दें कि कोई मानसिक बीमारी तो नहीं है इसलिए अबॉर्शन नहीं दे सकते, तो ये मानसिक स्वास्थ्य को देखने का बहुत ही एक तरफा तरीका है। जब हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो उसमें व्यक्ति की ये वास्तविक परिस्थितियाँ शामिल होती हैं। मैं एक केस के बारे में बात करना चाहती हूँ। उसमें मेडिकल बोर्ड ने अपनी इवैल्यूएशन में ये कहा कि औरत को कोई मानसिक बीमारी नहीं है और प्रेग्नेंट महिला की बच्चे की परवरिश करने में कोई मानसिक अक्षमता हमें नहीं दिखी। तो कहीं ना कहीं उसकी इच्छा को हम उसके अंदर क्षमता दिख रही है कि नहीं, ऐसे करके देख रहे हैं। जब हम मानसिक सेहत की बात करते हैं तो वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।
तो ऐसी प्रक्रिया का निर्णय कौन ले सकता है? वो व्यक्ति खुद। ये बेहद निजी निर्णय है। इसलिए हमें महिलाओं को ज़्यादा महत्व देना शुरू करना होगा जब वो कहती है कि अनचाही प्रेगनेंसी से उनका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है और इसीलिए अबॉर्शन करवाना चाहती हैं। इस पूरी प्रक्रिया में मानसिक स्वास्थ्य को जैसे मापने की कोशिश की जाती है या सबूत ढूंढने की कोशिश की जाती है कि बीमारी दिख रही है या नहीं, ये असल में उस औरत के निर्णय, उसकी चॉइस को ना मानने का तरीका है। ये सिस्टम महिला के निर्णय लेने की क्षमता पर अविश्वास दिखाता है। यही मेडिकल पैटर्नलिज्म है जो मैंने आगे बताया था। वो किसी एक डॉक्टर या एक मेडिकल बोर्ड की बात नहीं है। ये पूरा ढांचा है, एक विचारधारा जो ऐसे केसेस में सबूत ढूंढने को ही अहमियत देती है। मानसिक स्वास्थ्य का सबूत कैसे दोगे? सोचने वाली बात है ना। प्रेगनेंसी का समय महिला के लिए बहुत बेचैनी वाला समय होता है। हॉर्मोन्स लगातार आपके शरीर और आपके इमोशन के साथ खेलते रहते हैं। कई बार आपको लगता है कि आपके शरीर पर किसी और का कब्जा हो गया हो। ऐसे लगता है कि आप सिर्फ भ्रूण को संभालने का काम कर रही हैं। ये सारे इमोशन जब खुद से प्रेगनेंसी चाहते हैं तब भी आते हैं। तो ज़रा सोचिए कि अनचाही प्रेगनेंसी के दौरान ये अनुभव किस तरह के हो सकते हैं। 2021 में नसबंदी के बावजूद रमाबाई मीणा प्रेग्नेंट हो गई। वो बोल रहा था कि ये बच्चा होने दो, वापस नसबंदी करवा देंगे, ऐसे बोला। नस में बाहर सफाई कर देंगे, 2-4 महीने बाद 2 और भी बच्चा होएगा ने वापस नसबंदी में करवा दूंगा, ये उसने बोला। तो बोलने का था ना कि बच्चा कौन संभालेगा तुम। इतना आसान है बोलना। 2 बच्चों की जिम्मेदारी पहले से ही उनके कंधों पर थी। औरतों की कितनी जिम्मेदारी है बच्चा पैदा करने में और गर्भ निरोध में। गर्भ निरोध यानी कॉन्ट्रसेप्शन का बोझ पूरी तरह से महिला पर डाल दिया जाता है। हर कॉन्ट्रसेप्शन के तरीके में अपने फ़ायदे और नुकसान होते हैं और उसके काम न करने की संभावना हो सकती है। लेकिन होता यह है कि अगर गर्भ निरोध या कॉन्ट्रसेप्शन फेल हो गया तो डॉक्टर से लेके सभी महिला को ही उसका दोषी ठहराते हैं। मतलब कुछ भी हो, गलती महिला की। साल 2021 में जब राधिका प्रेग्नेंट हुई और उसे अबॉर्शन कराना था तो वो एक प्राइवेट डॉक्टर के पास गई। यही बोला था कि है ना, आ जाते हैं यहाँ और ऐसे टाइम पे ले लेके और अपना मतलब परहेज क्यों नहीं करते हैं। मैंने बोला मैंने 21 दिन की टैबलेट ली थी, उसमें से मेरी एक रह गई थी, मतलब एक दिन खाना भूल गई थी मैं। तो ऐसे कैसे भूल जाते हो, खाना भूल जाते हो, ऐसे बोला उन्होंने। फिर मुझे अंदर से है ना मतलब थोड़ा गुस्सा सा आया। मैंने ऐसे बात क्यों करते हैं, प्यार से बात करें ना तो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। औरतें क्या अपनी सेक्स लाइफ के फैसले खुद ले सकती हैं या अपनी ज़िंदगी के कितने फैसले खुद ले सकती है? दिल्ली में रहने वाली एक औरत ने मुझे कहा, आपको तो पता है ना कि आदमी नहीं मानता। मैंने एक महिला की कहानी सुनी जिसका पति उसे रोज़ रात को सेक्स करने के लिए ज़बरदस्ती करता है। क्या अब भी हम उससे ये उम्मीद करें कि वो अपनी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स सही से ले? कहाँ जाकर उसकी जिम्मेदारी ख़त्म होती है। 2021 में रमाबाई का बेटा पैदा हुआ। उसने अपने खेत में काम करना बंद कर दिया क्योंकि उसे बच्चे की देखभाल करनी थी। इनका आपके पास है ना डिटेल? हाँ। गरीब है दीदी, हम तो ऐसा 2-3 बच्चा नहीं संभाल सकते। एक लड़का एक लड़की हो जाएगा तो। रमाबाई ने नसबंदी झेली, अनचाही प्रेगनेंसी झेली। कानून के हिसाब से अबॉर्शन का हक होते हुए उसे नहीं मिला और फिर एक बच्चे को संभालने की पूरी जिम्मेदारी अकेली उसी की है, जो हर भारतीय औरत को करना पड़ता है। और कोर्ट पूछता है कि औरतें अबॉर्शन कराने में इतनी देर क्यों कर देती हैं। 2 बच्चे के पैदा होने के बाद चांदनी ने अपने पति से नसबंदी का टॉपिक छेड़ा। मैं उनको बोली थी कि मैं तो नसबंदी नहीं कराऊंगी, 2 बच्चे मैंने करवा लिए। आपका मतलब बोलते हैं कि पुरुषों का उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा तो आप ही कराओ। अभी भी नहीं करवाएंगे। मैं बीच बीच में बोलती हूँ, लोग भी बोलते हैं कि पुरुष का आसान होता है और जल्दी से ठीक भी हो जाता है और छोटा सा बस लगता है करके, तो वे बोलते हैं कि नहीं, जान का खतरा रहता है।
मेरा मर्दानगी चला जाएगा। मतलब वो है तो फिर मर्दानगी क्यों चला जाएगा? तो बोलते हैं कि तुम छोड़ कर चली जाओगी। वह तो चाहते हैं कि बच्चा पैदा कर हम घर में रहें, अटक जाएं, हाँ, ताकि हम कहीं काम ना कर पाएँ। वह एक बेड़ी की तरह है ना महिलाओं पर कि आप शादी कर लो, बच्चा पैदा करो, ताकि आप घर में ही रहो, काम ना करो कहीं बाहर। बांधने का तरीका है। तो मतलब पुरुष का भी ना कि कैसे हम अपने, चाहे महिला का कोख पर हो चाहे उनके शरीर पर हो, कैसे हम कब्जा करें ना। एक रूप में वही ना कि सारा चीज़ उन पर ही हो जाता है ना। हमारा तो कुछ नहीं, शरीर हमारा है फिर भी हमारा ही नहीं रहता। शरीर हमारा नहीं रहा तो फिर किसका है? मैंने सोचा कि क्या वो 20 साल की स्टूडेंट भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रही थी। उसने तो किसी तरह से अपनी प्रेगनेंसी को झेल लिया, इसके बावजूद उसे कोर्ट और डॉक्टरों की नाइंसाफ़ी सहनी पड़ी। बच्चा पैदा होने के बाद उसने मुझे पूछा कि मैंने बच्चे को देखा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या महसूस कर रही थी। शायद एक बड़ी नाइंसाफ़ी को सामने देखकर एक शौक लगता है ना, कुछ वैसा। अपने घर लौटने के बाद उसने मुझसे सारा संपर्क तोड़ दिया। शायद मैं उसकी ज़िंदगी के सबसे दर्द भरे लम्हों की याद बन गई थी। वह समय जब वो अपने शरीर और ज़िंदगी पर पूरा कंट्रोल खो चुकी थी। जब हम इस पॉडकास्ट को निपटा ही रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से बहुत महत्वपूर्ण फैसला आया। इस अप्रैल में एक माँ ने अपनी 15 साल की बेटी के लिए अबॉर्शन की दलील की। लड़की की माँ को बहुत देर से पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, लगभग 27 हफ्ते के बाद, और ये कानूनी सीमा के बाहर है। जैसे कि अपेक्षित था, एम्स मेडिकल बोर्ड ने राय दी कि प्रेगनेंसी जारी रखी जाए, बच्चा जन्म दिया जाए और बच्चे को गोद देने के लिए दिया जाए। कई कारण दिए मेडिकल बोर्ड ने। उनमें से कुछ ये थे कि ये लड़की को मानसिक रोग नहीं था और यदि अब गर्भपात किया गया उसकी भविष्य की प्रेगनेंसी पर असर पड़ सकता है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट ने एम्स के डॉक्टरों को नकारा और वो सब कहा जो मैं इस पॉडकास्ट के द्वारा कहना चाहती हूँ। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुयान ने एक ऑर्डर दिया कि यह अनचाही प्रेगनेंसी को जारी रखने से नाबालिग की मानसिक स्वास्थ्य, आगे की शिक्षा, सामाजिक स्थिति और समग्र विकास पर लंबे समय तक प्रभाव पड़ सकता है, और अगर हम उसे प्रेगनेंसी जारी रखने के लिए मजबूर करते हैं तो यह प्रेग्नेंट लड़की की भलाई और ज़िंदगी को नकारने के समान होगा, जैसे कि उसकी अपनी ज़िंदगी की कल्पना भविष्य में जन्म लेने वाले बच्चे से कम आवश्यक या कम ज़रूरी है। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि अबॉर्शन एक मौलिक अधिकार है और ये कहा कि कई कारणों से महिलाएं अबॉर्शन देर से मांगती हैं, जैसे कि स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में कठिनाई होना, अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बात करने में हिचकिचाहट होना, या अत्याचार होना, या पारिवारिक समर्थन ना होना। बहुत देर हो गई, ये कोई कारण नहीं जिससे किसी को अबॉर्शन के संवैधानिक अधिकार का उपयोग करने से रोका जाए। आखिर में कोर्ट ने ये कहा कि कानून ये नाबालिग के जीवन के अनुभवों को अनदेखा नहीं कर सकती, क्योंकि अबॉर्शन हमारा हक है। कहीं उम्मीद दिखी कि एक गर्भवती इंसान के अनुभव और जिंदगी को आगे रख के उसकी दलील पर फैसला लिया। इस एपिसोड को लिखा है और आवाज़ दी है मेनका राव ने। इस एपिसोड की रिसर्च और रिपोर्टिंग को सपोर्ट किया है पुलित्जर सेंटर ने। किरदारों की आवाज़ है द थर्ड आई टीम से माधुरी और सुमन की। इसको एडिट और प्रोड्यूस किया है माधुरी ने। अनुवाद किया है सुमन ने। स्क्रिप्ट पर इनपुट्स रहा है दीप्ता शबानी और माधुरी का। सरस्वती साहू, अनीमा अंजुरी और अन्य आवाज़ें जो अपनी समझ और अनुभव से इस पॉडकास्ट को बांधते हैं, उनका धन्यवाद। द थर्ड आई टीम के सभी साथी को स्पेशल थैंक्स इस पे लगातार फीडबैक देने के लिए। निरंतर रेडियो पर ऐसे ताने बाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।